वेलकम टू राम सर की आई क्लास। राम सर की आई क्लास पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सेमेस्टर 2 के एक्सटर्नल एग्ज़ाम की क्वेश्चंस का रिव्यू कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक उच्च दर्जे का हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाया गया है विश्वविद्यालय द्वारा। और जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस या यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए भी ये क्वेश्चन एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूँ। आप ये जो क्वेश्चन होता है हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव का है या जनरल जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनका है, यानी कोर जो नहीं पढ़ते उनका है। और इसमें 80 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। 3 घंटे इसके टाइम दिए गए हैं विद्यार्थियों जो परीक्षार्थियों को। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न क्या एक अनिवार्य है। 1 नंबर क्वेश्चन बनाना ही है और एक में 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 भाग होते हैं, ए और बी। ए में होता है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बी में होते हैं शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो दोनों को जब हम करेंगे, शॉर्ट नोट्स वाला विभाग और ऑब्जेक्टिव टाइप वाला भी, तब क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होगा और 1 करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 4 और क्वेश्चन लिखने होते हैं। और विद्यार्थियों को एक निर्देश दिया गया है कि सभी अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ये कोशिश किया गया है, करना चाहिए भी विद्यार्थियों को। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द कादम्बरी। ये क्वेश्चन कोर में भी आया था, कोर जो हिस्ट्री कोर वालों के उसमें भी आया था। कादम्बरी किसने लिखी? तो कादम्बरी जो है उसको बाणभट्ट ने लिखा है। और बाणभट्ट कौन थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी थे, दरबार में रहने वाले एक विद्वान थे बाणभट्ट। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टू विच डायनेस्टी किंग मिहिर भोज बिलोंग्ड। मिहिर भोज किस राजवंश का था? तो मिहिर भोज जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासकों में एक मिहिर भोज थे। तीसरा क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो दंतिदुर्ग, ए होगा ऑप्शन ए, दंतिदुर्ग ही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो आप जानते हैं कि धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उन्हें नहीं बनाया था। और आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त जिसको हम लोग बोलते हैं, उसने की थी। और ये यहाँ पूछा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसका उत्तर होगा धर्मपाल ने की थी। ये 4था नंबर क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है यानी शिव भगवान का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, एक प्रतापी शासकों में एक। उन्होंने ही कैलाश मंदिर का निर्माण, वहाँ एक पूरे पत्थर को काट के किया गया है। कैलाश मंदिर का निर्माण बहुत भव्य कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किया गया है, बहुत ही दर्शनीय है। जितने भी इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास के अलावा जितने भी और भी लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप भारत में चाहे जहाँ भी घूमें, एक बार एलोरा और अजंता की गुफा जरूर घूमें और वहाँ देखें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने किस किस तरह के वास्तु का निर्माण किया है। वास्तु मीन्स मंदिरों का, भवनों का निर्माण किया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विच मठ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शंकराचार्य एट रामेश्वरम। शंकराचार्य द्वारा रामेश्वर में किस मठ की स्थापना की गई है? तो श्रृंगेरी मठ की स्थापना वहाँ की गई है। किसका किया गया है? ए नंबर ही इसका उत्तर होगा, ए। जबकि ऑप्शन में और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका उत्तर है श्रृंगेरी, ए। बी है शारदा, सी है ज्योतिर और डी है गोवर्धन। तो जो श्रृंगेरी मठ है वही दक्षिण भारत में है। बाकी ये जो शारदा मठ है
वो है द्वारिका में ज्योतिर्मठ जो है, ये शारदा मठ है वो है द्वारिका गुजरात, ज्योतिर्मठ है ये बद्रीनाथ उत्तराखंड, और ये डी गोवर्धन जो है ना ये मठ है हमारा पुरी में, ठीक है, उड़ीसा में। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों मठ जो ये हैं वो ये चारों हैं। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ, उत्तर भारत में ये ज्योतिर्मठ, पश्चिम भारत में शारदा मठ और पूरब भारत में गोवर्धन मठ जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सारे मठ के बारे में भी आप जान गए, चारों मठ कहाँ कहाँ हैं, आप बाकायदा लिख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फिलॉसफी इज कॉल्ड द अद्वैता, यानी अद्वैत किसकी फिलॉसफी कहलाती है? अद्वैतवाद का दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो आप और हम सब जानते हैं महान शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। शंकराचार्य ने ही अद्वैतवाद का दर्शन किया था और भारत के चारों दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना की थी, जो अभी आपने बताया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब में कौन है? तो पूरब में गोवर्धन मठ पुरी वाला, और पश्चिम में शारदा मठ द्वारका गुजरात वाला, उत्तर में जो है वो आपने अभी हम लोग देखा ना ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ वाला, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है जो कि रामेश्वरम के पास है, श्रृंगेरी मठ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 कहलाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ब्यूल्ड खजुराहो टेम्पल्स? खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए? तो खजुराहो जो है वो चंदेल वंश के शासकों ने बनाया है, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया। खजुराहो के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं और इसको बनाया है चंदेल शासकों ने। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में ये है खजुराहो, एक शहर है खजुराहो। 9वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द चोला किंग्स कंक्वेर्ड सिलोन? किस चोल शासक ने सिलोन जीता? तो ए आदित्य प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, हाँ यही होगा, सी राजेंद्र प्रथम और डी विजयालय। तो आपका उत्तर होगा सी राजेंद्र प्रथम। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा दोस्तों, जो यहाँ उत्तर आपको पता चल रहा हो कि शायद राजराजा प्रथम भी बहुत बड़े शासक थे और बहुत बड़े विजेता थे, कुछ कोटि के सेनापति भी थे, और इन्होंने भी श्रीलंका को जीता था, लेकिन श्रीलंका को पूरा जीता था राजेंद्र प्रथम ने। और दोनों ऑप्शन में तो जो पूरा जीता था उसको हम लोग ऑप्शन से मारेंगे, राजेंद्र प्रथम को मारेंगे, क्योंकि इसने पूरे श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। चलिए, अपनी राजधानी भी वहाँ पे बना दी थी। 10वां क्वेश्चन है, राजतरंगिनी, अ बुक दैट जनरली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इन द 12th century वाज रिटन बाई? राजतरंगिनी जिसमें कश्मीर का 12वीं शताब्दी का वर्णन किया गया है, किसने लिखा है? तो हम और आप सब जानते हैं कल्हण ने लिखा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में कल्हण है। कल्हण की प्रमुख रचना राजतरंगिनी है और ये पहला ग्रंथ है जिसको वास्तविक इतिहास माना जाता है। तो यही उत्तर होगा हमारा, कल्हण। ललिता पीठ जो है वो कश्मीर के प्रतापी शासकों में एक हैं, तो ये हो नहीं सकता। तो ये हुआ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10। तो 1 नंबर का आधा हुआ, अभी बी बाकी है अभी, जिसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर 250 शब्दों में दें, यानी एक शॉर्ट नोट्स टाइप का लिखना है। और आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है वेनसांग जो चीनी यात्री था उसके बारे में लिखने थे आपको, है ना। दूसरा है मंदिर स्थापत्य की नागर शैली, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये है। तीसरा क्वेश्चन है भारत रोम व्यापार, और चौथा क्वेश्चन है ऊर या नाडू। देखिए ये आया आपको हर्षवर्धन के समय, वेनसांग जो चीन से आए थे, जिनको यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। तो ये लगभग 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय में भी रह के वहाँ अध्ययन किए थे, और यहाँ से बहुत सारे कांचीपुरम वगैरह घूमते हुए बहुत सारे ग्रंथों को भी लेके गए, बहुत सारे संस्कृत से चाइनीज भाषा में बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने करवाया था। तो इस पर लिख दीजिए आप, इन पर, तो ये भी आप लिख सकते थे। दूसरा है मंदिर स्थापत्य की नागर शैली, उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं नागर शैली में। तो उत्तर भारत के मंदिर जितने भी हैं वो नागर शैली के मंदिर हैं, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के होते हैं, और बीच के जो हम लोग दक्कन भारत है उसके जो होते हैं वो बेसर शैली के होते हैं। तो नागर शैली का जो मंदिर है उसके बारे में लिखिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप लिख सकते थे। यद्यपि स्थापत्य पे हम लोग ज़्यादा ध्यान हिस्ट्री के विद्यार्थी नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, ये अच्छा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न जो है, और जो है हमको लगता है क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला, कि भारत रोम व्यापार प्राचीन भारत में
जी दोस्तों, प्राचीन भारत में भारत और रोम का व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था और रोम वाले लोग, तभी तो ये रोम और जो व्यापार होता था यूरोप से, इसी व्यापारिक गतिविधियों के कारण जो है वो पूरा देश हमारा जो प्राचीन भारत का वो सोने की चिड़िया कहलाता है। और रोम में से पूरे यूरोप में फिर हमारा सामान जाता था, तो भारत का एकदम जय 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 होता था और भारत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक होड़ होता था यूरोप में। और इधर पूरा पश्चिम, जैसे ही हम अपने पश्चिम में जाएंगे, अरब में, अफ्रीका में, यूरोप में, ये सब हमारी वस्तुओं के लिए ललायित रहते थे और हमारी वस्तुएं इनको बहुत खटकती थी जो यहाँ के शासक होते थे। कई बार बैन लगाया गया हमारे कपड़ों पर, हमारे मसालों पर, उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाता था, आयात टैक्स, यानी यहाँ से जो निर्यात होता था उस पर, उन लोगों के लिए आयात, हम लोगों के लिए निर्यात, उस टैक्स को बढ़ा दिया जाता था और कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते थे। और फिर भी हमारा व्यापार उन्नत अवस्था में होता था और हम लोग भर भर के, वो लोग जहाज़ों में सोना लगता था और हम लोग भर भर के यहाँ से सामान भेजते थे। तो भारत और रोम का व्यापार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसका एक प्राचीन बस्ती एरिकमेडू दक्षिण भारत से भी मिली है, जो रोम की बस्ती होती थी वहाँ। अगस्टस वहाँ का एक शासक है रोम का, उसके सिक्के वगैरह भी मिले हैं। तो बहुत अच्छा इस पर हम लोग लिख सकते थे। और कोई बात नहीं, फिर हम कभी अपने वीडियो में बताएंगे इन सब चीज़ों को, प्राचीन भारत जब पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर एवं नाडु, ये चोल प्रशासन से आपको दिए गए हैं। चोल प्रशासन के जो निचले स्तर के प्रशासनिक क्षेत्र हैं वो हैं ऊर और नाडु। तो आप इन पर बहुत अच्छा लिख सकते थे। तो अच्छे प्रश्न आए थे। मैं बता सकता हूं कि ये सब हमेशा प्रश्न यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा में आता रहता है, जेपीएससी की परीक्षा में आता रहता है। अगर आप लोग यहीं पर ये सबको सीख जाएंगे तो आपको अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये बहुत उन्नत, बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जा रहा है। यूपीएससी का तैयारी करने वाले, जेपीएससी की तैयारी करने वाले, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, इवन यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो भी हमारे इस क्वेश्चन को देखकर अपना तैयारी बढ़ाइए, इसका अभ्यास कीजिए। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के क्वेश्चंस हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है, कोई भी यहाँ से आप 4 क्वेश्चन चुन के आप लिख दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, द राइज ऑफ इंडियन फेड्यूलिज्म मार्क्स आ चेंज इन द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मेडिएवल इंडिया, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। यानी भारतीय सामंतवाद का उदय पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में एक परिवर्तन दर्शाता है, व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत समझ के का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊंचे दर्जे का क्वेश्चन है भाई, मतलब सिविल सर्विसेज वाले क्वेश्चन हैं। इसको सामान्य स्टूडेंट नहीं लिख सकता, ये लिखेगा तो उस स्तर का नहीं लिख पाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें, कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या क्या किया, उसके उपलब्धियों को आपको लिखना था। चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्रिपार्टी स्ट्रगल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, त्रिराज्य संघर्ष का विवरण दीजिए एवं उसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो त्रिराज्य संघर्ष जो हुआ था, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इनके बीच में हुआ था। तो इनके बीच में जो ये संघर्ष हुए थे उसका विवरण, कि कब कब कैसे कैसे हुआ, वो राजाओं के नाम के साथ आपको विवरण देना था। उसके बाद इनके परिणाम क्या हुए ये बता देना था, कि सब जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ, अंततः जो है गुर्जर प्रतिहारों का उस पर शासन रहा, लेकिन इसके परिणाम जो बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिणाम वो लिखने थे आपको। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के उपरांत के काल की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालें। गुप्त काल के बाद जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियां, उस पर प्रकाश डालने बोल रहा है। गुप्त काल की का क्वेश्चन ये नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग गुप्त काल का को समझ के इसको गुप्त काल वाला लिख दिए होंगे, तो अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर है, इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ देवपाला, देवपाल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। देवपाल आपको पता होगा, पाल वंश जो बंगाल में शासन करते थे, उसका सबसे मजबूत, सबसे बेहतरीन शासक, सबसे प्रतापी शासक देवपाल, उसकी उपलब्धियां आपको लिखने के लिए यहाँ बोल रहा है। उसका सिर्फ लिखने नहीं बोल रहा, उसका मूल्यांकन करने भी बोल रहा है, ये भी आपको बताना है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ द पल्लवाज कल्चर अचीवमेंट्स, पल्लवों के सांस्कृतिक उपलब्धियों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पल्लव जो कांचीपुरम, जिसको आज कांची हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे शासन करते थे। भव्य मंदिर, पल्लवों की प्रारंभिक राजधानी जो है वो महाबलीपुरम में थी, समुद्र के किनारे है। तो वहाँ भी आप जाएंगे तो एक से एक मंदिर और विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, कांची में भी बड़े बड़े मंदिर और उनके राजाओं के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए हैं वो सब हैं। विद्या, बुद्धि, ये सब में बहुत, सांस्कृतिक फील्ड में बहुत काम किया था इन लोगों ने, तो उसके बारे में लिखना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। 8 नंबर क्वेश्चन है,
गिव एन आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करें। इतिहास बता देना था गुर्जर प्रतिहारों की। अगर आप एक आरेख खींच के पहले उसका बता देते तो और अच्छा रहेगा, मतलब डायग्राम बनाते हुए अच्छे से। 9th नंबर जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ राजेंद्र चोला फर्स्ट, यानी राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें। यहाँ भी राजेंद्र चोल के बारे में अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक आया था। चोल वंश के सबसे प्रतापी शासकों में एक, या बोले सबसे अधिक प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम ही था। इसकी उपलब्धियों को लिखने के लिए बोल रहा है। बहुत बहुत अच्छी उपलब्धियां। ये हमेशा यूपीएससी में भी ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं दोस्त। अगर ये सब अभी आप तैयार कर लिए तो आप समझिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द इन्वेंशन ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनी, या इसी को गजनवी भी हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ गजनी लिखा हुआ, तो गजनवी भी इसी को बोलते हैं, महमूद गजनी या महमूद गजनवी के आक्रमण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि जो आक्रमण हुए उसका आलोचना भी करना आपको, आप किस रूप में उसको देखते हैं वो। 10 नंबर क्वेश्चन, इसी में से 4 कोई भी क्वेश्चन आप लिख देते तो बहुत अच्छा रहता। मैं तो मैं एक लिखता पहला नंबर क्वेश्चन, भारतीय साम्यवाद का उदय पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में एक परिवर्तन को दर्शाता है। इस परिवर्तन को समझने की कोशिश कीजिए और उसको ये बहुत मज़ेदार था, अच्छा लिखने वाला था। पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियाँ ये तो रटाए होते हैं। एक त्रिपक्षीय संघर्ष का विवरण दीजिए, तो ये बहुत याद रखने वाला क्वेश्चन, और सब में क्या क्या हुए उनका विवरण देना था, तो ये भी लिख सकते थे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन भी गुप्त काल के उपरांत के काल की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इस पूरे क्वेश्चन में सबसे जो हमको हाई स्टैंडर्ड का लग रहा है वो 5वां नंबर क्वेश्चन लग रहा है। 6 नंबर में देवपाल, ये भी लिख दीजिए, रट के आप 2 लिख सकते थे, एक पुष्यमित्र सुंग, एक छठा देवपाल, और 7वां पल्लव की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये लिख सकते थे आप, और राजेंद्र चोल। ये 4 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए भी दे दिया कि जो सामान्य रट्टा मार के लिखते हैं, या हम लोग जो पढ़ने का आदत हो गया ना हम लोगों को गेस क्वेश्चन से या गेस पेपर ला करके, तो ये 4 क्वेश्चन आपको देखिए लिखने के लिए दिया गया है उससे, तो ये अच्छा था पहल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।